गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो हाउ यू ऑल, कैसा चल रहा है सारा सिलेबस अपना। तो डेवलपमेंट का चैप्टर हम कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स। तो पहले 2 वीडियो हमने की थी, आई होप तुमको समझ आ रही है। ठीक है, और बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो साथ साथ चैट में मैसेज कर लिया करो, पूछ लिया करो। ठीक है, एक दूसरे से भी डिस्कस हो जाता है चैट में। तो बेटा चैप्टर की डिस्कशन चल रही है, पेज नंबर 8 पर आओ। ठीक है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, कैसे हम उनको डिफरेंटली कंपेयर करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंपैरिजन होगा कैसे। अब आते हैं मेन बात पे। तो पेज नंबर 8 पे लास्ट में आ जाओ, दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट 2 पे। ओके, सो दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट 2 for comparing countries their income is considered to be one of the most एट्रीब्यूट। मेनली क्या हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जाम का क्लास में बच्चा टॉप कौन है, इसके लिए मेनली क्या इंडिकेटर यूज किया जाता है, भी उसके एग्जाम में मार्क्स कितने हैं। ठीक है, इसी तरह कंट्रीज में जब कंपैरिजन होती है तो वहां पे मेन बात क्या देखी जाती है कि उनका नेशनल इनकम कितना है। ठीक है, और नेशनल इनकम तो क्या होता है कि हर कंट्री के साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो मेन क्या डिपेंड करता है, पर कैपिटा इनकम, यानी कि वहां की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर पर्सन इनकम कितना एवरेजली वहां पे आता है, एवरेज कितना इनकम है। ठीक है, so countries with higher income are more developed than other with less income। तो ऑब्वियसली जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कम है तो और जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो इसी बेस पे हम लोग रिच एंड पुअर का अकॉर्डिंग लगाते हैं। This is based on the understanding that more income means more of all things that human being need। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, इसका मतलब उनके पास वो सब चीज़ों का कंजम्पशन भी अवेलेबल है जो कि एक बंदे की ज़रूरतों के लिए चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल हो सकती हैं। अवेलेबल हो क्यों सकती है, क्योंकि पैसा है, पैसे से खरीद लेगा वो अगर जो उसको चाहिए होगा। So whatever people like and should have, they will be able to get with greater income। अब पैसा अगर होगा, इनकम ज़्यादा होगी तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीद सकेगा, मकान बना सकेगा, गाड़ी ले सकता है, जो जो चीज़ें हैं वो ले सकता है। So greater income itself is considered to be one important goal। इसीलिए मेन टारगेट लोगों का क्या होता है, इनकम कमाने का, पैसा कमाने का। ठीक है, पैसे पे मेनली फोकस होता है। Now what is the income of a country and intuitively the income of country is the income of all the resident of people। अब जैसे एक कंट्री है, वो फॉर एग्जांपल इंडिया है या फिर नेशनली कोई अदर हम कंट्री लेते हैं। ठीक है, चाहे अफ्रीका की कोई गरीब कंट्री लो या अमेरिका लो, तो वहाँ का जो टोटल लोगों का जो इनकम है उसी के बेस पे हम लोग क्या तैयार करते हैं, नेशनल इनकम तैयार करते हैं। ठीक है, फिर नेशनल इनकम को पर जो पॉपुलेशन है, जैसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने नेशनल इनकम काउंट किया। ठीक है, उसको काउंट करने के कई तरीके होते हैं। नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, यानी कि एवरेज इनकम ऑफ द पीपल, यानी कि उस देश के लोगों का एवरेज इनकम। तो उससे पता लग जाएगा कि किस लोगों का, किस कंट्री का एवरेज इनकम कितना है। So however for comparison between countries total income is not such an useful measure। तो मैंने आपको बताया भी नेशनल इनकम कोई मेजर लेना ठीक नहीं है। ठीक है, अब हो सकता है जो बड़ी कंट्री है उनका नेशनल इनकम ज़्यादा होएगा, छोटी कंट्रीज का नेशनल इनकम कम होएगा। तो कंपैरिजन के लिए बेस्ट मेथड क्या है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब मान लो एक छोटा सा देश है, मोनाको एक छोटा सा देश है, स्विट्जरलैंड एक छोटा देश है, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, अमेरिका, चाइना, ये बड़े देश हैं। तो ऑब्वियसली इनकी इकॉनमी बड़ी होएगी, पर पता किससे लगेगा, सही सही तो पर कैपिटा से पता लगेगा ना। Since countries have different population comprising total income will not tell us what an average person is likely to earn। Are people in the one country better off than other in a different country?
and hence we compare the average income, which is the total income of country divided by its total population. तो क्या करते हैं, टोटल इनकम ऑफ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन, उससे क्या निकलता है, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब जैसे आप अगर मैं पूछ लेता हूँ कि इसके यूज कहाँ है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम का यूज कहाँ पे है, तो मेनली क्या होता है कि टू कंपेयर कंट्रीज, ठीक है, द प्रोग्रेस एंड इकोनॉमीज, हम उनकी क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं इसके बेस पे, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम के बेस पे ही क्या होता है कि कोई कंट्री अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मेट करता है, अपनी पॉलिसीज बनाता है, ठीक है, उससे पता लगता है कि कंट्री में कितना रिचनेस है, कितना पुअरनेस है, तो उसी बेस पे जो पॉलिसीज हैं वो बनती हैं। और पुअर एंड पर कैपिटा इनकम के बेस पे ही जो कंट्री का डिवाइडेशन है, यानी कि डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड, वो भी किसके बेस पे ही है, पर कैपिटा इनकम के बेस पे ही है, ठीक है। पर इसकी लिमिटेशन ये भी है कि हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ही किसी कंट्री का प्रोग्रेस या डेवलपमेंट का एक अकेला मेजर नहीं मान सकते, क्योंकि देयर आर मेनी अदर मेजर्स विच यूजुअली वी यूज फॉर द कंपैरिजन, ठीक है, जो कि हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। In World Development Report brought out by World Bank, this criterion is used in classifying country. अब उन्होंने क्या दिया, अपने कोई क्राइटेरिया दिया है, कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12 12,736 पर एनम एंड अबव इन 2013 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज, ठीक है। यानी कि 2013 के आंकड़े कंपैरिजन में ले रहा है जी। वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दिया था अपना, उस रिपोर्ट में बोलते हैं कि 12,736 US डॉलर से जिसकी पर कैपिटा इनकम या तो इसके बराबर है या इससे ज़्यादा है, उसको क्या कहा जाएगा, रिच कंट्री, ठीक है। उसके बाद एंड those with per capita income of $1,045 or less are called low income country। तो क्या होगा, जिनकी $1,045 है या इससे कम है, ठीक है, लेस देन दिस अमाउंट, दिस इज लो इनकम कंट्री और वी कैन से पुअर कंट्री, ठीक है। और इनके बीच में अगर किसी कंट्री का इनकम पर कैपिटा इनकम इनके बीच में है तो वो क्या आ जाएगी, मिड इनकम, या फिर आप कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्री, ओके। बिकॉज एंड नाउ इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2013 वाज जस्ट $1,570, ठीक है। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था 2013 में वो कितना था, $1,570 प्रति व्यक्ति हमारी आय थी। तो हम किस में आते हैं, मिडल में तो आते हैं, बट लोअर मिडल में, ठीक है। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो लोअर मिडल था। सो द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि जिनका क्राइटेरिया अपर है वो सब रिच कंट्री कहलाती हैं। हाँ, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मिडल ईस्ट की हैं या जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट की या अरेबियन एरिया की, उनका ऑयल प्रोडक्शन की वजह से पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, बट अदरवाइज़ वहाँ कोई और ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, इसीलिए उनको रिच कंट्रीज़ में नहीं रखते, उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं रखते, ठीक है। तो सिंपली जो 3 कैटेगरी थी, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, तो जिनका इनकम इनसे ज़्यादा है वो डेवलप्ड कह सकते हैं, जो मिडल में है वो डेवलपिंग कह सकते हैं, जो नीचे है वो अंडर डेवलप्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भी तुम। उसके बाद आओ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब कौन कौन से अदर क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कंट्री का जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, उसको मेजर कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे मैंने क्लास के एग्जांपल में लिया था भाई, हम मार्क्स के अलावा क्या क्या देखेंगे, हम उसका डिसिप्लिन देखेंगे, उसका स्पोर्ट्स देखेंगे, एंड उसका हेल्थ भी देखेंगे, ठीक है, एंड फ्रेंडलीनेस देखेंगे उसका, वो सारे फैक्टर होंगे। इसी तरह किसी कंट्री के डेवलपमेंट में इनकम तो देखी जाएगी, इनकम के अलावा और क्या क्या फैक्टर देखे जाएंगे, ठीक है। अब और फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, लाइक लिटरेसी रेट, यानी कि उस एरिया में लिटरेसी रेट कैसी है। अब कहने को वो रिच कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, बट अनपढ़ता वहाँ पे हद से ज़्यादा है, तो वो कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 1 साल से पहले जो बच्चे की डेथ हो जाती है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब पैदा होने के तुरंत बाद बच्चे की डेथ हो जाती है, तो 1 साल से पहले पहले जो बच्चे मर जाते हैं, उसका जो एक रेट है, ये 1000 के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। भाई 1000 पैदा हुए बच्चों में से कितने मर रहे हैं, ठीक है। तो जितना आंकड़ा कम रहेगा उतना अच्छा है, जितना आंकड़ा ज़्यादा रहेगा उतना बुरा है। अब अगर 1000 में से 40, 45, 50 बच्चे मर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, और इसके अलावा और भी नेट अटेंडेंस रेशो है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हम लोग इंक्लूड करते हैं, इन्हीं से पता लगता है कि कंट्री कितना डेवलप्ड है। तो आप आ जाओ पेज नंबर 10, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। So when we looked at individual aspiration and goals, we found that people not only think of better income, but also have goals such as security, respect for other, equal treatment, and ये सब जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो इनकम के अलावा ये सब चीज़ें भी देखते हैं। Freedom, it is in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may beside average income थिंक अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यानी कि हम इनकम के अलावा और कौन से अदर एट्रीब्यूट्स हैं जिन पे हम लोग जिनको कंसिडर करते हैं किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। सो व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी, क्या क्या हो सकते हैं वो। लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जांपल टेबल 1.3, ठीक है। अब टेबल 1.3 में आप देखो पर कैपिटा इनकम दी हुई है कुछ स्टेट्स की, जैसे महाराष्ट्र की है 1,17,000, ये 2013-14 के डेटा उसने दिए हैं, हमें तो जस्ट क्या देखना है, कंपैरिजन देखना है। केरला में है 1,03,000 एंड बिहार में है अराउंड 31,000, ठीक है। तो तीनों की पर कैपिटा इनकम दे दी। इसको देख के आपको लगेगा कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, वो स्टेट बेस्ट है, पर आपको ये भी पता है कि केरला की जो लिटरेसी रेट है वो 100% हो गई है, ठीक है। 100 तो नहीं, मतलब उसको क्या हो गया कि वो 98 के आसपास चली गई, तो हम उसको 100% ही मान लेते हैं। तो कंप्लीट लिटरेसी रेट है वहाँ पे, ठीक है, और महाराष्ट्र में उतना नहीं है। तो इस बेस पे तो हम कहेंगे कि केरला की सिचुएशन अच्छी है, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, पब्लिक फैसिलिटी अच्छी है, ठीक है। So table 1.3 gives per capita income of Maharashtra, Kerala and Bihar. Actually these figures are of per capita net state domestic product at current price for 2013 and 14. Okay. Let us ignore what this complicated term exactly means. अब इस बात का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन का एक मेथड होता है, ठीक है। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक होता है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एक होता है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो आपके इसमें अभी नहीं है, ठीक है, तो वो आपको बड़ी क्लासेस में आप +1 2 में पढ़ेंगे वो सारी बातें। सो रफली वी कैन टेक इट टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट, तो सिर्फ आप इसीलिए ओनली पर कैपिटा इनकम पे फोकस करो। वी फाइंड दैट ऑफ 3 महाराष्ट्र हैज अ हाई पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज एट द बॉटम, तो बिहार सबसे कम है और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन महाराष्ट्र अर्न ₹1,17,091 रुपीज एवरेजली। महाराष्ट्र का एवरेजली पर बंदा जो है वो 1,17,091 रुपये कमाता था, ठीक है।
where is on an average in Bihar earned only around 31,199 और बिहार में एवरेजली कितना है 31,199. So if per capita income were to be used as measure of development, Maharashtra will be considered as the most developed state. ठीक है, अगर हम सिर्फ इनकम देखें तो महाराष्ट्र सबसे डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा. नाउ लेट अस लुक एट दिस सर्टेन अदर डेटा पर्टेनिंग इन टेबल नंबर 1.4. अब आओ निचले टेबल में 1.4 में, उसमें देखो तीनों स्टेट हैं, महाराष्ट्र, केरला, बिहार. पहले अब देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, यानी कि 1000 के पीछे कितने बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं 1 साल का होने से पहले. तो महाराष्ट्र में मरते हैं 24 बच्चे, केरला में मरते हैं 12 बच्चे, बिहार में मरते हैं 42 बच्चे 42. लिटरेसी रेट परसेंटेज में, अब लिटरेसी रेट जो है वो 2011 की अवेलेबल है क्योंकि 2011 में ही सेंसस हुआ था. तो महाराष्ट्र की थी 82%, केरला में थी 94% और बिहार में थी 62%. आप देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी के रेट के केस में भी कौन बेस्ट था? केरला. लिटरेसी के रेट में भी कौन बेस्ट है? केरला. नेट अटेंडेंस रेशो पर 1000 पर्सन सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15. अब क्या है कि वो नेट अटेंडेंस रेशो बता रहे हैं, यानी कि 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूल कितना जा रहे हैं. देखो एक तो होता है बच्चा प्राइमरी तक पढ़ा, अब गरीब आदमी भी चलो प्राइमरी तक तो पढ़ा लेता है, पर जैसे जैसे क्लास अप जाती है उनकी इनकम जो है वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाती, तो लोग जो अपने बच्चों को हटा लेते हैं स्कूल से. ठीक है, या काम में लग जाते हैं बच्चे, छोटा मोटा काम सीखना शुरू कर देते हैं. तो नेट अटेंडेंस रेशो 14-15 साल की एज में कितना है? ठीक है, तो वो महाराष्ट्र में है 64%, केरला में है 78% और बिहार में है 35%. अब देखो यहाँ पर भी कौन बेस्ट है? केरला. ठीक है, तो इनकम के मामले में महाराष्ट्र अच्छा था, बाकी फैक्टर्स में महाराष्ट्र केरला से नीचे है. ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसको, अच्छा वैसे बेटा आपको इन तीनों का जो डेफिनेशन है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो, तीनों का डेफिनेशन यहाँ नीचे टेबल में दिया हुआ है, ये आपको लर्न करना है. 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of, यहाँ पे ये 100 लिखा है, ये 1000 आएगा, 1000 live children born in that particular year. ठीक है, 1000 के पीछे 1 साल में 1 साल से पहले जो बच्चे मरते हैं उनका जो एक रेट है उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. लिटरेसी रेट का क्या आएगा? मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप. 7 साल या 7 साल से ज़्यादा के जो बच्चे हैं उनमें से लिटरेसी रेट देखा जाता है. हम ये देखते हैं कि उनको कम से कम एक भाषा पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता है. नेट अटेंडेंस रेशो is the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. ठीक है, ये इनका डेफिनेशन है, 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है. ओके, चलो अब आओ मेन पॉइंट, नेक्स्ट पेज. सो व्हाट डज दिस टेबल शो? तो ये टेबल क्या दिखा रहा है? द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल शोज दैट केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न 12 डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर. ठीक है, 1 साल से पहले 12 बच्चे मरे. महाराष्ट्र द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर 25, महाराष्ट्र में 25 मरे, विच इज मोर देन डबल. ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र इज मोर देन दैट ऑफ केरला. ठीक है, पर आपने देखा था कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम जो थी वो ज्यादा थी. जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट्स, थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न. अब आप सोच के देखो, एक एरिया है जहाँ पे इनकम तो है पर आपका जो बच्चा पैदा होगा उसके मरने के चांस ज़्यादा हैं. एक एरिया ऐसा है जहाँ पे इनकम तो कम है पर आपके बच्चे के लिए कंडीशन बेटर है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली ऐसी जगह को जहाँ पे बच्चे के लिए फेवरेबल कंडीशन है. ठीक है, so now try to think of parents whose children die before that even celebrate their first birthday. How painful it must be to these parents. कितना दुख होगा उन लोगों को.
So next, note the year to which this data pertain. It is 2012. So we are not talking of all time. और हम ज़्यादा पुराना डेटा भी नहीं ले रहे, हम 2012 की बात कर रहे हैं, 12-13 की, ठीक है. It is more than 65 years after independence. 65 साल 70 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं, आज भी इंडिया में यही हाल चल रहा है. So when our metro towns are full of high rising building and shopping malls, ठीक है. अब हमारे क्या है कि आप देखो, वैसे कहने को दिल्ली जैसे इलाकों में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, इतना सब कुछ है, ठीक है, बट अगर कंडीशन, लिविंग कंडीशन बेटर नहीं होंगी तो कोई फायदा नहीं उन मॉल्स का. द प्रॉब्लम डजंट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows around 2/3 of children aged 14 and 15 in Bihar are not attending the school. अब बिहार का हाल क्या है कि वहाँ पे जो 14-15 की एज तक आते आते 2/3 जो प्रोपोर्शन है वो स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है. कितने, सिर्फ 35% बच्चे ही आगे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, बाकी या तो काम में लग गए, माइनिंग में लग गए, छोटे मोटे काम करने लग गए, या वो क्योंकि बिहार से बहुत सारे लोग अदर स्टेट्स में क्या करने चले जाते हैं, मजदूरी करने चले जाते हैं, तो उनके बच्चे उनके साथ ही चले जाते हैं जो वहाँ पे पढ़ नहीं पाते. So those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. अब अगर आप भी ऐसी जगह पे पैदा होते जहाँ पे अब तक आपका स्कूल छूट चुका होता तो शायद आप ये बुक पढ़ ही ना रहे होते, ठीक है. तो बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टाइम से पहले अपने जो स्टडी है वो छोड़नी पड़ती है, ठीक है. तो ये क्या बातें, ये क्या थे, इनकम के अलावा अदर एट्रीब्यूट्स, एवरेज इनकम और अदर एट्रीब्यूट जो हमने किए हैं, ठीक है. अब उसके बाद आप आ जाओ पब्लिक फैसिलिटीज पे, ठीक है. किस एरिया की पब्लिक फैसिलिटीज कैसी होंगी ये उसकी इनकम पे भी डिपेंड करेगा, उसके लोगों की हैप्पीनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है. अगर पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी हैं तो वहाँ की लिविंग कंडीशंस होंगी वो बेटर होंगी. तो ऑब्वियसली पब्लिक फैसिलिटीज होती क्या हैं, द फैसिलिटीज विच प्रोवाइड गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, एंड दोज आर इक्वल फॉर एवरीवन, सबके लिए बराबर ही होती हैं वो. हाउ इज इट that the average person in Maharashtra has more income than the average person in Kerala but lags behind in the crucial areas? Whether महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम केरला से ज़्यादा था पर क्रूशियल एरियाज में उसका जो परफॉर्मेंस है वो केरला से बेटर नहीं है, ठीक है. So the reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी जीने के लिए जो कंडीशन चाहिए सारी कंडीशन पैसे से नहीं खरीद सकते, ठीक है. सिंपली आप पैसे से क्या कर सकते हैं, आप खाना खरीद सकते हैं, हेल्थ नहीं खरीद सकते आप. अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो ठीक नहीं हो रही, ठीक है, जितना मर्जी पैसा लगा लो ठीक ही नहीं हो रही, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पैसे में, ठीक है. या जैसे हमने लिया कोई ऐसा एरिया है, मान लो उस एरिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपकी नो डाउट वहाँ पे अर्निंग बहुत ज़्यादा है बट पोल्यूशन होने की वजह से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, ठीक है. तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप पैसे से, ठीक है चलो पानी ख़राब है थोड़े दिन मिनरल वाटर खरीद लोगे, बट आप ये कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे आप पैसे से नहीं खरीद सकते. आप साफ़ हवा पैसे से नहीं खरीद सकते, ठीक है. पोल्यूशन है तो पोल्यूशन ही रहेगा. So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and service that citizens are able to use, ठीक है. तो यानी कि क्या है कि इनकम अकेला एक ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको खुश रख सकता है, आपकी ज़िंदगी बेहतर कर सकता है, ठीक है. ठीक है, आपके पास गाड़ी है, आप कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट भी करते हैं. योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है. अब आपका पैसा आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद के नहीं दे सकता. एंड ensure that you get unadulterated medicine unless you can afford to shift to a community that already has all these things, ठीक है. अब अगर कहीं पे मिलावट होती है तो चाहे पैसा भी हो आपको वो मिलावट वाला सामान ही खरीदना पड़ता है,
ठीक है। सो मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्टिव डिसीज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स। ठीक है, आपका पैसा आपके लिए अच्छी सेहत नहीं खरीद सकता या फिर आपके किसी इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता जब तक आपकी पूरी सोसाइटी ही उसके लिए काम न करे। ठीक है, अभी जैसे मान लो कोरोना डिसीज़ फैल रहा है, तो आप चाहे कितने ही रिच हैं, आपको भी वो डिसीज़ लग सकता है जब तक आपका पूरा शहर या पूरा सिटी उस इन्फेक्टिव डिसीज़ से बचने का तरीका न ढूंढे और उसके लिए काम न करे। ठीक है, आप अकेले तो घर में बैठे रहें, बाकी सारा शहर घूम रहा है, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के टच में आके इन्फेक्टिव हो ही जाएंगे, वेदर आपके पास कितना ही पैसा है, इट डजंट मैटर। ठीक है, so actually for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way is to provide these goods and services collectively। तो बेटर क्या रहता है कि ये जो सोसाइटी बेस पे चीज़ें चाहिए जो आप अकेले नहीं कर सकते, अकेले नहीं खरीद सकते, वो सब कलेक्टिवली प्रोवाइड कराएं। और कलेक्टिवली कौन प्रोवाइड करा सकता है? गवर्नमेंट। ठीक है, जस्ट थिंक, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? अब एक तो क्या है, आपको अपने एरिया में सिक्योरिटी करना है। एक तो तरीका है, हर बंदा हर घर ने अपना अपना अलग अलग चौकीदार खड़ा किया हुआ है, बाहर गार्ड खड़ा किया हुआ है। अब एक एरिया में मान लो 50 घर हैं, 50 के 50 ने वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया हुआ है, तो कितने सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर लिए? 50। एक क्या है, 50 घर हैं, सारे मोहल्ले ने आपस में डिसीजन लिया भाई अपने एरिया में जो गलियां हैं वो लगभग 6 या 7 गलियां हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 6-7 गलियों पे गेट लगा देते हैं और वहां पे एक एक चौकीदार बिठा देते हैं। तो इससे क्या होगा, कहाँ तो 50 चौकीदार खड़े थे और कहाँ पे 6 या 7 चौकीदार से ही उनका पूरा मोहल्ला जो है वो प्रोटेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सिक्योर हो जाएगा। तो बेटर क्या है, कलेक्टिवली उन सारे चीज़ों को यूज करने का, लेने का। ठीक है, सो व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इन इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, वुड यू बी एबल टू स्टडी? अब आपके गांव में, आपके पूरे एरिया में आपके अलावा कोई और पढ़ना नहीं चाहता, तो आप क्या पढ़ सकते हैं? आप भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, सो not unless your parent could afford to send you to some private school elsewhere, yeah, so you are actually able to study because many other children want to study and because many people believe that government should open schools and provide other facilities so that the all children have a chance to study। अब आपके एरिया में गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, ये क्यों डेवलप हो गए? क्योंकि आपके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते थे, आपके पेरेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे पेरेंट्स चाहते थे उनके बच्चे पढ़ें। उन्होंने भी ये फोकस किया भाई गवर्नमेंट को स्कूल्स ओपन करने चाहिए। ठीक है, तो सब बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हैं। अब अगर आप अकेले ही पूरे एरिया में पढ़ने वाले और कोई पढ़ना ही चाहता, तो आपके एक बच्चे के लिए तो कोई स्कूल नहीं खोलेगा। ठीक है, तो यानी कि जब सोसाइटी कलेक्टिवली कोई काम करती है तो वो इजी हो जाता है। ठीक है, और बड़े लेवल पे हो जाता है। So particularly girls are not able to achieve secondary level schooling because government society hasn't provided adequate facilities। अब जैसे गर्ल्स हैं उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आफ्टर 10th तो कई गाँवों में स्कूल ही नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने या सोसाइटी ने फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई थी। ओके, so Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and education facility। अब केरला में क्या एजुकेशन अच्छी है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, और जब वो पढ़े लिखे हैं तो वो ऑफिसर्स से भी उसी तरीके से बात करते हैं, ऑफिसर्स को भी पता है ये सामने वाला बंदा नॉलेजेबल है, तो वो सारे काम अपने तरीके से करते हैं। वहाँ की एजुकेशनल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम बहुत बेटर है, इसीलिए वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है। Similarly, in some states, the public distribution system function well. Health and nutritional status of people of such states in certain like to be better। ठीक है, तो ये कि कुछ स्टेट्स में पब्लिक फैसिलिटीज बेटर वर्क करता है, कुछ स्टेट्स में बेटर नहीं करता है, बट दीज थिंग मस्ट बी बेटर एंड मोस्ट ऑफ द प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ओके,
तो बेटा यहाँ तक हम करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम आगे के टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको चैट में भेज दूंगा मैं, और इसके जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको सारे कंप्लीट करने हैं, और जो टेबल में 1.1 थी वो भी कंप्लीट करनी है आपको, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।